सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी गुलमोहर हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो वर्णों की सार्थक ध्वनि या इकाई को शब्द कहते हैं। तो बस देखिए अब इसकी परिभाषा। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि या इकाई को शब्द कहते हैं। यानी बच्चों, ऐसी ध्वनि जिसके कोई अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक ध्वनि कहते हैं और यही सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे दीपक, कलम, मोर व घर, ये सभी सार्थक ध्वनि हैं। यानी इन सभी शब्दों के अर्थ हैं। जैसे दीपक दिया, कलम लेखनी, मोर एक पक्षी, घर गृही। तो बच्चों, वर्णों की सार्थक ध्वनि या इकाई शब्द कहलाती है। बच्चों, यानी ऐसी ध्वनि जो सार्थक हो वह शब्द कहलाती है। बच्चों, शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण देखिए। वर्गीकरण नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 शब्द विकार के या प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, शब्द को 4 भागों के आधारों पर बांटा गया है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज या देशी शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। बच्चों, तत्सम शब्द, तत्सम यानी उसी प्रकार, क्योंकि तत् का अर्थ होता है उसी और सम होता है समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव होता है उसी में से, यानी कुछ रूप बदलकर संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के कुछ रूप बदले हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज यानी देश में उत्पन्न हुए शब्द या देशी आम बोलचाल की भाषा के शब्द। विदेशी यानी अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् व सम। तो बच्चों, तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। तो परिभाषा देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी बदलाव के जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं वो ऐसे कौन से शब्द हैं। पंडित, विद्वान, सर्प, मित्र, शिक्षा, दया। बच्चों, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं हम तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे विकसित हुए, यानी उससे कुछ बदले हुए, कुछ रूप बदलकर। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अभी मैंने आपको तत्सम शब्द बताए कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। किंतु यहाँ मैंने बताया
कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, यानी वो उसी रूप में ज्यों के त्यों और तद्भव कुछ रूप बदल कर। तो बच्चों ऐसे कौन से शब्द होते हैं? देखिए, सांप, गाय, आग, काम, माथा, दूध। बच्चों ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, किंतु यहाँ हमने उनका रूप बदल कर प्रयोग किया है। जैसे सांप तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द होगा सर्प। गाय तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप होगा गौ। आग तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द होगा अग्नि। काम तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप होगा कर्म। माथा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप होगा मस्तक। दूध तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम रूप होगा दुग्ध। तो बच्चों इस प्रकार ये सभी तद्भव शब्द हैं, यानी ये तत्सम यानी संस्कृत भाषा से लिए हुए ही शब्द हैं, किंतु यहाँ पर कुछ रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं, और जब रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं देशज या देशी शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी की बोलियों व ग्रामीण शब्दों से हिंदी भाषा में आए हैं। यानी बच्चों ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी बोलियों में से प्रयुक्त शब्द, बोली कौन सी होती है? जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, और ग्रामीण शब्दों गांव की भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कई बार उन शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है। तो वे सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं या देशी शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की। बच्चों ये सभी शब्द आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्द हैं, तो ये सभी शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों देश में उत्पन्न होने वाले आम बोलचाल के शब्दों को देशज या देशी शब्द कहते हैं। तो बच्चों झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी और खिड़की ये सभी देशज और देशी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अरबी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्द जो अरबी से, तुर्की से, अंग्रेजी से और पुर्तगाली भाषा से लिए जाते हैं, यानी जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं? कागज, दफ्तर, चाकू, कैंची, डॉक्टर, बैंक, कैमरा। बच्चों ये सभी शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए ये सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों स्रोत के आधार पर उनके भेद और उनका वर्णन। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद। नंबर 1 मूल शब्द, इसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। बच्चों यौगिक यानी जोड़, दो शब्दों के मेल से बने शब्द। तो बच्चों मूल शब्द जो सार्थक शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है, ये कहलाते हैं मूल शब्द। हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक शब्द जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के भी अर्थ निकलते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं परिभाषा। मूल शब्द या रूढ़ शब्द वे सरल शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे साधारण शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और वे सार्थक होते हैं, तो वे
मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, फूल, पुस्तक, पेड़, पशु, गाय व चावल। बच्चों इन सभी शब्दों के अपने अर्थ हैं। तो ये सभी शब्द सार्थक या मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब बारी आती है यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर भी टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। बच्चों मैंने अभी यहाँ बताया कि जो शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं और जो जोड़कर बनते हैं, टुकड़े करने पर जब उन शब्दों के टुकड़े भी अर्थपूर्ण होते हैं यानी सार्थक होते हैं, तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी ये सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। यानी अगर टुकड़े कर रहे हैं तो उन टुकड़ों के भी अपने अर्थ हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़ जमा सवार, घोड़े पर सवार। राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति, राष्ट्र का पति, पति यहाँ पर आधिपत्य को कहा गया है, तो राष्ट्रपति। अन जमा पढ़, अनपढ़, जो बिना पढ़ा लिखा है उसे कहा जाता है अनपढ़। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों शब्दांशों के योग से बनते हैं और इन टुकड़ों के भी कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों अब बारी आती है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर कोई साधारण अर्थ नहीं, कोई विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो वे यहाँ पर योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी कोई महत्वपूर्ण अर्थ। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं? एक जलज, हिमालय, नीलकंठ, पीतांबर, गजानन। तो बच्चों जलज कमल, जल में उत्पन्न हुआ। हिमालय, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत है। ये हिमालय बर्फ का घर होता है और एक महत्वपूर्ण पर्वत है हमारा हिमालय। नीलकंठ, नीले कंठ वाले कौन है? शिव। और पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यहाँ पर विष्णु के बारे में बात हो रही है पीतांबर के लिए। और गजानन, गज के समान आनन है जिसका, यानी जिसका मुख हाथी के समान है। तो जलज, हिमालय, नीलकंठ, पीतांबर और गजानन शब्द कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हैं। शब्द विकार और प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। तो बच्चों विकारी शब्द, जिन शब्दों में विकार आ जाता है यानी परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आता। तो बच्चों जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए परिभाषा। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों जैसे बच्चा, बच्चे और हम, हमें, काला, काले, काली, लिख, लिखो, लिखूं। तो बच्चों ऐसे कौन से शब्द होते हैं? बच्चा, बच्चे ये संज्ञा शब्द हैं, हम, हमें ये सर्वनाम शब्द हैं, काला, काले, काली ये विशेषण शब्द है, और लिख, लिखो, लिखूं ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों बच्चा, बच्चे संज्ञा शब्द है, हम, हमें सर्वनाम शब्द है, काला, काले, काली ये विशेषण शब्द है, लिख, लिखो, लिखूं ये क्रिया शब्द है। तो इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों अविकारी शब्द,
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनमें न लिंग के कारण, न वचन के कारण, न कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कल, आज, ने, सो, को, पर, किंतु, परंतु, या, वे, ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। बच्चों, यहाँ, वहाँ, कल, आज ये क्रिया विशेषण शब्द है और क्रिया विशेषण शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता। ने, से, को, पर ये संबंध बोधक शब्द हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार किंतु, परंतु, या, वे ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनमें भी लिंग, वचन, कारक व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ को प्रकट करते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और एक दूसरे के विपरीत और विलोम अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी होते हैं। जैसे लंदन, दिल्ली, इंदिरा, सुरेश व रैना, इन सभी शब्दों के अपने एक एक अर्थ हैं, तो ये सभी एकार्थी शब्द हैं। अब देखिए अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक से अधिक, एक से ज्यादा अर्थ, और वो सभी अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे तीर शब्द के 2 अर्थ हैं, किनारा और बाण, यानी किनारा भी होता है और इसका अर्थ बाण भी होता है। गुरु, शिक्षक, भारी, कनक, सोना, धतूरा। बच्चों, ये दोनों अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हैं। अब है पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आग का अग्नि और अनल, बादल का जलद और नीरद, रात का रजनी और रात्रि। तो ये सभी शब्द बच्चों पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि ये समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी एक दूसरे का विलोम यानी उल्टा अर्थ। तो बच्चों, अंधकार, प्रकाश, जीवन, मरण, निकट, दूर, बुराई, भलाई। बच्चों, ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी विलोम अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सभी विलोम शब्द हैं। आगे देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे
उन्हीं शब्दों की। तो तत्सम शब्द और उनका तद्भव रूप देखिए, अग्नि आग, ओष्ठ होंठ, अश्रु आंसू, कर्म काम, क्षेत्र खेत। तो बच्चों अग्नि ये सभी तत्सम शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं। जब इनका थोड़ा रूप बदल देते हैं फिर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए तत्सम और तद्भव शब्द। काष्ठ काठ, कपोत कबूतर, कुंभकार कुम्हार, घट घड़ा, वाष्प भाप, सर्प सांप, कर्ण कान, काक कोवा। तो बच्चों ये संस्कृत के शब्द और उनका जब रूप बदल गया तो वे तद्भव शब्द बन गए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और जब उनका रूप बदल देते हैं तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आगे देखिए। तो बच्चों अब देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो सरल शब्द होते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। ये सभी सार्थक शब्द होते हैं, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। और यौगिक शब्द जो दो शब्दांशों के योग से बनते हैं और उनके टुकड़ों के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। योग रूढ़ शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी जो दो शब्दों के योग से बने किंतु कोई विशेष अर्थ को प्रकट किया। तो बच्चों रूढ़ शब्द देखिए, मेज, कुर्सी, आटा, रोटी, किताब, ये सभी रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द हैं। यौगिक शब्द प्रधानमंत्री, राजमाता, रसोई घर, ईमानदार, घर वाला। तो ये सभी शब्द दो शब्दों के योग से बने हैं। जैसे प्रधान जमा मंत्री से बना प्रधानमंत्री, राजमाता, राज जमा माता, और रसोई जमा घर, ईमान जमा दार और घर जमा वाला, ये दो शब्दों के योग से बने हैं। योग रूढ़ जलज बच्चों कमल के लिए कहा जाता है जो जल में उत्पन्न। चारपाई बच्चों जो हम बिछाते हैं घर में सोने के लिए। हिमालय एक विशेष पर्वत, बर्फ का आलय, बर्फ का घर है ये। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की कोई विशेष पर्वत की बात हो रही है। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके विष्णु, और नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर शिव के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों ये शब्द है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। अब हम पढ़ेंगे इसके गृह कार्य को। आपका गृह कार्य देखिए, शब्द किसे कहते हैं, और प्रश्न 2 स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखो। आपको यहाँ इन शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं, तो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ये गृह कार्य करना है। आपके पिछले गृह कार्य की बात करते हैं, और पिछले गृह कार्य में प्रश्न था, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो कविता के आधार पर बच्चों हमें ये बताना है कि कै भाग या ख भाग में से आप किसे सही मानते हैं। उत्तर 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की बताती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, और आकाश रूपी वस्त्र में से केवल आपका गोल मटोल सुंदर सा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर लड़की बता रही है कि चांद ने आकाश रूपी वस्त्र यानी आकाश रूपी चादर को ओढ़ रखा है, और केवल चांद का सुंदर सा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई दे रहा है।
कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी और इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ पर दिन दिए हैं, हमें उनका कारण दोनों बताने हैं। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन, इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है। तो पूर्णिमा के दिन बातें की, और तो पूर्णिमा के दिन क्या बातें की उन्होंने कि इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है, तो ये कारण था उनका। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का दिन, इस समय पर चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो बच्चों, धीरे धीरे चांद का आकार इस समय पर बढ़ता चला जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय, उस समय पर गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर कारण बताए हैं कि चांद जब पूरा गोल होता है उस समय पर, पूर्णिमा के समय, और जब चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय, और प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय जब गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। अगला, चांद पर सबसे पहले कौन गया, उनका नाम लिखिए, और भारत की उस महिला का नाम लिखिए जो अंतरिक्ष में जा चुकी। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो जो चांद पर सबसे पहले पहुंचा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। तो अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और हमारे इस एडक्वाक चैनल को, जो यूट्यूब पर एडक्वाक चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो। तो बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।